इस लेक्चर में वेलकम करता हूँ। हमने चैप्टर 10 के शॉर्ट क्वेश्चंस का सीरीज शुरू किया है। इससे पहले स्टूडेंट्स हमने इन सीरीज में जो है हमने चैप्टर नंबर 8 के शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस सारे के सारे डिस्कस कर लिए। इसके अलावा हमने चैप्टर नंबर 9 के शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। अभी हमने चैप्टर 10 के शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस का सीरीज शुरू किया है। सबसे पहले हम वो क्वेश्चंस चेक कर रहे हैं जो एक्सरसाइज के एंड में कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के नाम पे आपके साथ मौजूद है, और फिर हम वो क्वेश्चंस जो है उसको गो थ्रू करेंगे जो एक्सरसाइज के मिड में से आपके साथ आ सकते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे आपको पता है कि आपका 70% सेक्शन बी जो है वो आपका एक्सरसाइज के एंड से आता है, और 30% आपका सेक्शन बी जो होता है वो मिड ऑफ द एक्सरसाइज से कहीं से भी वो शॉर्ट क्वेश्चन या कोई एग्जाम्पल आपको दे सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 10 शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपके साथ है कि द प्रेशर ऑफ द एयर इन द टायर इंक्रीजेस एट इट इज ड्राइवन फॉर अ व्हाइल। व्हाई? जब भी हम किसी टायर को, किसी गाड़ी को चलाते हैं और उसके टायर को हम थोड़ी देर बाद देखते हैं तो उसमें जो एयर प्रेशर होता है वो एयर प्रेशर आपके साथ इंक्रीज हो जाता है। स्टूडेंट्स, आपके साथ जो द आइडियल गैस लॉज हैं जिसको कंबाइनली फॉर्म में हम द जनरल आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं, दैट इज पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। उस आइडियल गैस लॉ के मुताबिक हम ये साबित कर सकते हैं कि जब भी आपके साथ जो है टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से प्रेशर भी इंक्रीज होता है। स्टूडेंट्स, तो आप इसका स्टेटमेंट लिख लें कि द प्रेशर ऑफ अ गैस ऑफ एयर इन अ टायर इंक्रीजेस व्हेन इट इज ड्राइवन फॉर अ व्हाइल। फिर आप इसका रीजन बताएं, डायरेक्ट वन स्टेटमेंट में आप इसका रीजन बताएं कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, व्हेन वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स आर केप्ट कांस्टेंट। स्टूडेंट्स, किसी गैस को कंप्लीटली स्टडी करने के लिए उसके लिए हमें 4 चीजें फाइंड करनी पड़ती है, जिसमें प्रेशर है, वॉल्यूम है, नंबर ऑफ मोल्स है और टेम्परेचर है। तो जब भी आप इनमें से किसी दो के दरमियान ताल्लुक डिफाइन करना चाहते हैं तो उन बाकी 2 टर्म्स को आपने कांस्टेंट रखना होगा। यहाँ पर हम प्रेशर का टेम्परेचर के साथ ताल्लुक निकालना चाहते हैं, इसलिए वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स को हमने कांस्टेंट रखना है। ये प्रोपोर्शनैलिटी का उसूल है, इसके बगैर आप प्रोपोर्शनैलिटी जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते जब तक इक्वेशंस में कांस्टेंट्स मौजूद ना हो। स्टूडेंट्स, अभी जरा आप इस सिनारियो को समझें कि जब हम किसी गाड़ी के टायर को चलाते हैं तो एक्चुअली स्टेप बाय स्टेप जो है वो क्या प्रोसेस हो रहा होता है। तो आसान सा इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, उसको आप डिटेल में समझें एक्सप्लेनेशन में कि कंसिडर an amount of gas present inside a tire. When it is driving on for a while, following things happens. सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले आप ये बात याद रखें कि there would be a friction force between road and tires. और जब इस फ्रिक्शन फोर्स के अगेंस्ट वर्क होगा तो आपके साथ हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो गैस मॉलिक्यूल्स को मिलेगी। गैस मॉलिक्यूल्स इस हीट एनर्जी को अपनी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर राइज होगा, मोशन जो है वो ज्यादा हो जाएगी, स्पीड ज्यादा हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो रेट ऑफ कोलिजन्स जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन्स इंक्रीज हो जाएंगी, कोलिजन्स मोर फ्रीक्वेंट हो जाएंगे और अल्टीमेटली आपके साथ प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये वो स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म है। हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, वेलोसिटी इंक्रीज होती है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है और आखिर में आपके साथ प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है। तो इसीलिए जब आप एक गाड़ी को चलाते हैं तो आपके साथ जो है वो
टेम्परेचर इंक्रीज और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज की वजह से प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस में जो आप आर्किटेक्चर देख रहे हैं सॉल्यूशन का, इसको जरूर फॉलो करें। आपके साथ शॉर्ट क्वेश्चन जो है उसको आप मिनिमम 4 हेडिंग्स में सॉल्व करने की कोशिश करें। स्टेटमेंट, रीजन, एक्सप्लेनेशन और कंक्लूजन। और एक्सप्लेनेशन में जहां पर भी पॉसिबल हो आप डायग्राम जरूर मेंशन करें। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 इस बारे में है कि जब आप किसी टायर का नोजल जो है खोलते हैं और उस नोजल से एयर जो है वो निकलती है, तो वो एयर एक कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। ये आपने बहुत बार देखा होगा। लेट्स सपोज अगर आप एक गुब्बारे में भी हवा भर दें, ठीक है, और आप फिर उस हवा को निकालें उसके माउथ से, तो आपको वो एयर बहुत ठंडी महसूस होती है। इसके अलावा आप किसी स्ट्रॉ से अगर आप एयर को पुश करें, तो आपको जब स्ट्रॉ से एयर निकलती है तो वहां पे वो कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। तो ये कूलिंग इफेक्ट जो प्रोड्यूस होता है, इसका रीजन हमने यहाँ पे बताना है कि इसका रीजन क्या है। स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट लॉ के एप्लीकेशन में 4 प्रोसेसेस पढ़े थे, 4 थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस पढ़े थे, जिसमें एक प्रोसेस हमारे साथ जो था इट वाज आइडियाबैटिक प्रोसेस। और आइडियाबैटिक प्रोसेस में हमने 2 बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स पढ़ी थी कि आइडियाबैटिक एक्सपेंशन is done at the cost of internal energy and adiabatic compression is also done at the cost of internal energy। चूंकि adiabatic प्रोसेस में आपके साथ हीट फ्लो तो होता नहीं है, तो आपके साथ सिर्फ 2 ही चीजें बच जाती है, एक वर्क होता है और दूसरा इंटरनल एनर्जी होती है। तो इसमें अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो जाए तो दूसरी क्वांटिटी को डिक्रीज होना पड़ता है। तो इस स्टेटमेंट को अभी हम जरा डिस्कस करते हैं। द एयर एस्केपिंग द वैल्यू ऑफ अ टायर causes a cooling effect। अब इसका रीजन क्या है? According to adiabatic process, expansion is done at the cost of internal energy। इसका मतलब क्या है कि अगर एक्सपेंशन हो रही है, वर्क हो रहा है, तो इंटरनल एनर्जी को डिक्रीज होना ही होना है, क्योंकि उस सिस्टम के साथ दूसरी कोई एनर्जी यूज करने के लिए मौजूद नहीं है। सिस्टम में ना हीट अंदर जा रही है, ना सिस्टम से हीट बाहर निकल रही है। तो वर्क डन का सिर्फ एक ही रास्ता बचता है कि वो सिस्टम अपनी इंटरनल एनर्जी को यूज करके वर्क करे, जिसकी वजह से एक्सपेंशन जब होगी तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी। और स्टूडेंट्स, जब इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करती है तो आपके साथ टेम्परेचर भी डिक्रीज करता है, और जब टेम्परेचर डिक्रीज करता है तो आपके साथ कूलिंग इफेक्ट आती है। तो एक्सप्लेनेशन में देखें, कंसिडर अ टायर whose value is open, air is escaping the tire, consider the process is adiabatic. Adiabatic is a process in which heat energy is not allowed to flow. So according to first law of thermodynamics, delta Q is equal to delta U plus delta W। इसमें अगर हम delta Q की वैल्यू 0 पुट कर दें तो आपके साथ वही स्टेटमेंट आ जाती है कि work is done at the cost of internal energy। This equation tells us that if the gas is allowed to expand adiabatically, the expansion will be at the cost of internal energy। It means that if a gas expands, its internal energy decreases, and internal energy decreases, so its temperature should also decrease, and a decrease in temperature, the process of decreasing in temperature in a surrounding can be known as cooling effect। ठीक है? So whenever a gas is allowed to expand adiabatically, its internal energy decreases, its temperature decreases, and this causes a cooling effect। तो ये आपके साथ ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स हो गया है। Question number 10, can a room be cooled when a door of a refrigerator is kept open? क्या हम किसी फ्रीजर या फ्रिज के दरवाजे को ओपन रखते हुए उस फ्रिज या फ्रीजर से एक एसी का काम ले सकते हैं, या हम उसे एक एयर कंडीशनर का काम ले सकते हैं? तो स्टूडेंट्स, हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि एक फ्रिज जितना कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है उतना ही वो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो ओवरऑल ये रूम के टेम्परेचर पे कोई इफेक्ट नहीं डाल सकता। अलबत्ता इतना हो सकता है कि उस फ्रिज के जो सामने का हिस्सा है
वो थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, लेकिन उस फ्रिज के जो पीछे का हिस्सा है वो गर्म हो जाएगा। तो ओवरऑल टेम्परेचर पर और कूलनेस और हीट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अ रेफ्रिजरेटर, अ रूम कैन नॉट बी कूल्ड when a door of refrigerator is kept open. इसका रीजन क्या है? A refrigerator produces the same amount of cooling effect as it produces the same amount of heating effect. So overall the temperature is constant and there is no change in the heat or internal energy of the whole system. ठीक है, अगर हम होल सिस्टम की बात कर रहे हैं तो फिर ओवरऑल चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ कुछ खास मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं जिनका सामना बिल्कुल फ्रिज के दरवाजे के साथ है, तो फिर ठीक है, वो कूल हो जाएंगे। अगर आप कुछ खास मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं जिनका सामना फ्रिज के पीछे कॉइल्स के साथ है, तो वो हीट अप हो जाएंगे। लेकिन अगर ओवरऑल एक सिस्टम की बात करें तो फिर आपके साथ कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा। एक्सप्लेनेशन में स्टूडेंट्स देखें, अ रेफ्रिजरेटर इज डिवाइस दैट वर्क्स ऑन क्लोज स्टेटमेंट ऑफ द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड इट कंप्रेसेस द कंप्रेसर डज वर्क ऑन द गैस एंड एक्सपेंड इट एंड कंप्रेस इट। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन हमने एक जो है पिछले क्वेश्चन में भी किया था, ये बिल्कुल वही सेम क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन जो है वो एसी के बारे में था कि अगर हम एक कमरे के दरमियान में एक टेबल पे एसी लगा दें तो क्या वो कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। वहां पे भी हमारा आंसर नो था और यहाँ पे भी हमारा आंसर नो है। तो आपके साथ जैसे हमें पता है कि आइडियाबैटिक एक्सपेंशन जो है इट कॉजेस कूलिंग इफेक्ट एंड आइडियाबैटिक कंप्रेशन कॉजेस हीटिंग इफेक्ट। तो जब आप फ्रिज को ओपन करेंगे वो जितना कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा उतना ही वो हीटिंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस करेगा। तो ओवरऑल टेम्परेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अलबत्ता ये है कि अगर फ्रिज का दरवाजा बंद हो तो फिर तो कूलिंग इफेक्ट सिर्फ फ्रिज के अंदर ही प्रोड्यूस होता है, लेकिन हीटिंग इफेक्ट तो रूम में प्रोड्यूस हो रहा होता है। तो अगर फ्रिज का दरवाजा बंद हो तो आप उसको एज अ हीटर यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर फ्रिज का दरवाजा खुला हो तो आप उसको एज अ एयर कंडीशनर यूज नहीं कर सकते। So, but if the door is closed, then the fridge can be used to heat the room. ठीक है ना? तो अक्सर औकात गर्मियों में जिस कमरों में फ्रिजेस लगे होते हैं उन उन कमरों में आपके साथ गर्मी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि आपके साथ वो फ्रिज एक हीटिंग एलिमेंट का रोल प्ले कर रहा होता है। कंक्लूजन में फिर आप मेंशन कर लें स्टूडेंट्स कि a room cannot be cooled by opening the door of the fridge because its cooling and heating effect are the same and there is no overall change in temperature. आपके साथ कोई change in temperature वो वहाँ पे लागू नहीं हो रहा। स्टूडेंट्स, हमने तकरीबन 10 शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे शॉर्ट क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे।